ठीक है ना। तो ऑर्गन पाइप हमने पढ़ लिया है, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। याद क्या रखना है सिर्फ हमें, दोनों में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अलग अलग रहता है, ठीक है ना। और ओपन ऑर्गन पाइप जो होगा वो दोनों साइड से ओपन होगा, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होगा वो एक साइड से सिर्फ क्लोज्ड होता है। तो इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब अब क्या कहलाता है रेजोनेंस ट्यूब, पर्पस क्या है इसका? तो क्लियरली अगर बोला जाए तो इसका काम होता है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना, ठीक है ना। टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। ओके, ठीक है। तो है क्या रेजोनेंस ट्यूब? बेसिकली हमारे पास एक कॉलम होता है, सिलेंडर होता है, ऐसा मान सकते हो आप, एक ट्यूब जैसा, ठीक है ना, जिसके साइड में एक मीटर स्केल लगी होती है जहां से कि आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रहता है 0, और इस तरह से रीडिंग्स रहेंगी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, फिर इसी तरह से 20 सेंटीमीटर, इस तरह से रीडिंग्स रहती हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसी के साथ कनेक्टेड एक पाइप से हमारे पास एक दूसरा छोटा सा कंटेनर होता है दूसरी साइड पे भी, कुछ इस तरह से। समझ आ रही बात? तो ये दो कंटेनर हैं, बेसिकली ट्यूब हैं, जिन्हें हमने आपस में क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। जिसमें ये वाला जो फिक्स ट्यूब है लेफ्ट साइड वाला, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब। इसके साइड में एक हमारे पास स्केल होती है। अब किया क्या जाता है, एक्चुअली आप इसके अंदर पानी भर देते हो, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो कंटेनर है इसमें, और जो हमारा रेजोनेंस ट्यूब है इसमें पानी का लेवल हमेशा सेम ही रहने वाला है कि नहीं? हमेशा क्या रहना चाहिए, पानी का लेवल सेम रहना चाहिए। अगर आप इस कंटेनर को ऊपर नीचे लेके जाओगे तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा जो लेफ्ट में ट्यूब है उसके अंदर भी पानी का लेवल चेंज हो सकता है। तो ये शब्द आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, रेजोनेंस ट्यूब, खास बात कुछ नहीं है उसमें। बेसिकली एक ऐसा ट्यूब है जिसको हमने कंप्लीटली फिल्ड कर दिया है पानी से, और उसमें पानी के लेवल को हम चेंज कर सकते हैं। और इसके साइड में स्केल लगाने का पर्पस क्या होगा कि भाई कितनी लेंथ आपने पानी की खाली की है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबको मैं समझ आया कि इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, काम क्या होता है उसका, ठीक है ना। यहाँ ऑब्वियसली पूरे में पानी भरा हुआ है, तो मेन चीज बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा, द वाटर लेवल कैन बी measured and regulated, ठीक है ना। आप पानी का लेवल अपने जो ट्यूब है जिसे हम रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं उसके अंदर बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, और क्या होता है अब मान लो कि आपको कैलकुलेट करनी है, किसी मीडियम के अंदर आपने रेजोनेंस ट्यूब को रख दिया जिसमें गैस है, एक पर्टिकुलर कोई भी गैस हो सकती है। हो सकता है आपने जहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब को रखा है जिस वातावरण में, वहां पे सिर्फ एयर है, या फिर सिर्फ प्योर ऑक्सीजन है, या फिर प्योर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कोई भी गैस हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो अलग अलग गैसेस अगर आप यूज करोगे तो एक तो हम निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ये होती है अंडर रूट गामा पी बाय रो। ये फॉर्मूला हमने देखा था लैप्लास करेक्शन से, या इसी को मैं लिख सकता हूं गामा आर टी बाय एम। तो यहां से साफ दिख रहा है कि डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर और कौन सी गैस आपने यूज किया उसके मोलर मास के बेसिस पे बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग आने वाली है, ठीक है। अब मान लो इनको यूज करे बिना हमसे बोला जाए कि स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करो, अगर आपको ये पता है कि गैस कौन सी है, उसका मोलर मास कितना है, और आपको रूम का टेम्परेचर भी पता है, और आपको उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पता है, तो आप इस फॉर्मूले से सीधे से स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो। लेकिन मान लो कि हमें यूज नहीं करना, तो फिर हम कैसे निकालेंगे इस एक्सपेरिमेंट की मदद से? तो किया क्या जाता है, क्योंकि आपके रेजोनेंस कॉलम में, मैं सिर्फ रेजोनेंस कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे अब, ठीक है ना। इस तरह से रेजोनेंस कॉलम शुरुआत में कंप्लीटली फिल्ड है पानी से। हम क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली क्या है आपके लिए नोन है।
ठीक है ना। एफ नॉट आपकी फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी आपको नोन है। अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे से पानी का लेवल इस रेजोनेंस ट्यूब के अंदर कम करना स्टार्ट करोगे, रिड्यूस वाटर लेवल। तो मान लेते हैं घटाते घटाते आपने पानी का लेवल इतना किया और देखा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस होने का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, अब क्योंकि ये ऑर्गन पाइप जैसा काम कर रहा है, आप देख सकते हो एक साइड तो इसका ओपन है लेकिन एक साइड में पानी भरा हुआ है, तो ये एंड क्लोज्ड एंड की तरह काम करता है। तो ये जो ट्यूब है ये बेसिकली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह काम करता है। तो बस अंतर यह है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें पाइप की लेंथ फिक्स रहती थी। यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं पानी का लेवल अगर बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा तो उससे हमारे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है। ठीक है ना। तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म भी हो सकती है। तो हमने जो ट्यूनिंग फॉर्क लिए एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की, उसे उस ऑर्गन पाइप पे हिट किया, तो सबसे पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बन सकती होगी वो ऑब्वियसली यही बन सकती है। इस लेंथ को मैं कह देता हूं L1 लेंथ। तो L1 को कहा जाता है फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ यानी कि जब आपकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और आपकी जो स्टैंडिंग वेव इस छोटी सी लेंथ L1 में बनी है उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, तो इस फिनोमिना को कहते हैं रेजोनेंस। और जो पहली लेंथ आपको मिली है उसे हम क्या कह देते हैं, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। फिर आप क्या करते हो, आप फर्दर डिक्रीज करते हो वाटर लेवल को, फर्दर डिक्रीज वाटर लेवल। अब हमें एक चीज पता है कि देखो हर फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव नहीं बनती है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही होती हैं जिन पे की स्टैंडिंग वेव बन सकती है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की हम स्टैंडिंग वेव बनाना चाह रहे हैं वो कौन सी चाह रहे हैं, आप देख ही पा रहे हो ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी की हमें स्टैंडिंग वेव बनानी है। तो अगली जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो कैसे बनेगी देख सकते हो आप। आपने वाटर लेवल और कम कर दिया मान लो, ठीक है ना, और अब जो खाली लेंथ रह गई है वो रह गई है L2। तो नेक्स्ट जो स्टैंडिंग वेव बन पाएगी वो कैसी बन पाएगी, कुछ इस तरह की बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा यहां पे तो क्या था, यहां पे मैं कह सकता हूं कि L1 की वैल्यू थी λ/4, ठीक है नहीं। जबकि यहां मैं कह सकता हूं कि L2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देख सकते हो λ/2 प्लस λ/4 यानी कि 3λ/4। तो यहां पे जो सेकंड लेंथ आपको मिली है L2, इसे कह दिया जाता है सेकंड रेजोनेंस लेंथ, सेकंड रेजोनेंस लेंथ। और हम क्या कह सकते हैं कि भाई दो जगह पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुई। सबसे पहले तो स्टैंडिंग वेव कहां फॉर्म हुई थी, L1 लेंथ पे। फिर हम पानी का लेवल हमने घटाना शुरू किया तो स्टैंडिंग वेव नई फॉर्म हो रही थी। अगली जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होके हमें दिखी है वो दिखी है L2 लेंथ पे। समझ आई बात। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो वेलोसिटी फिक्स है साउंड की, वेलोसिटी तो फिक्स होगी इस मीडियम में, जो भी मीडियम आपने लिया है। जो फ्रीक्वेंसी से आप हिट कर रहे हो वो भी फिक्स है, तो लैम्डा भी फिक्स है। तो भाई पहली पहली स्टैंडिंग वेव बनने के लिए यहाँ λ/4 दूरी तो होनी ही चाहिए, और उसके बाद जब अगली स्टैंडिंग वेव बनानी है तो यहाँ 3λ/4 दूरी होनी ही चाहिए। अगर आपने सिर्फ λ/2 दूरी खाली की होती तो स्टैंडिंग वेव उस पर नहीं बन सकती थी। समझ आई क्या बात। अच्छा तो यहां से मैं देख सकता हूं सीधे सीधे कि L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी है। L2 माइनस L1 का डिफरेंस अगर आप देखो तो कितना है, वो है λ/2 का। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों लेंथ के बीच का डिस्टेंस आपको मिलेगा कितना, λ/2। तो यहां से मैं सीधे से निकाल सकता हूं क्या, लैम्डा। लैम्डा मुझे मिल जाएगा 2L2 माइनस L1। तो सिर्फ पानी के लेवल को ऊपर नीचे करके, बिना किसी और इंफॉर्मेशन के, सिर्फ मैचिंग फ्रीक्वेंसी पता करके मैंने क्या पता लगा लिया कि जो वेवलेंथ है इस समय साउंड की वो कितनी है। अब हम सीधे तरीके से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी भाई, v, वो हो जाएगी सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इनटू लैम्डा। तो अगर आपको पता नहीं है कि गैस कौन सी है और आपको अगर ये नहीं पता है कि भाई वेवलेंथ सॉरी टेम्परेचर कितना है, तो फिर आप रेजोनेंस ट्यूब की मदद से क्या कर लेते हो, पता कर लेते हो स्पीड ऑफ साउंड। किसी को कोई डाउट है तो बोले भाई, ठीक है ना।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, तो हमने जो कंसिडर किया था वो ये कंसिडर किया था कि इस तरह की सबसे पहले स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती होगी, एक हाफ लूप फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये लेंथ अगर एल है तो हमने कह दिया था कि भाई लैम्डा बाय 4 ये इक्वल होगा एल के, और लैम्डा जो है वो इक्वल होगा 4L के। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी थी V बाय 4L, बताया था कि नहीं। तो इस केस में और एक्सपेरिमेंटल केस में थोड़ा सा डिफरेंस पाया गया। ऐसा देखा गया कि थ्योरेटिकली आप इस तरह से कर रहे हो, पर एक्सपेरिमेंटली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ये नहीं आ रही है, बल्कि इसकी थोड़े से अलग आ रही है, इससे थोड़ी सी क्या आ रही है, डिफरेंस आ रही है, डिफरेंट आ रही है, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हमें यह बताया गया कि हमने एंड करेक्शन कंसिडर नहीं किया है। अब एंड करेक्शन क्या होता है भाई? तो एंड करेक्शन का मीनिंग ये है कि आपने ये कंसिडर कर लिया था कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड बनेगा हमेशा, है कि नहीं, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, ये हमने कंसिडर किया है। लेकिन एक्चुअली में जो देखा गया वो ये देखा गया कि भाई यहां पर जिस समय पे ट्यूब खत्म हो रहा है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर एंटी नोड फॉर्म नहीं होता है, एंटी नोड थोड़ा सा उससे ऊपर फॉर्म होता है। यानी अगर मैं एंटी नोड की बात करूं तो वो कुछ यहां फॉर्म हो रहा था। समझ आ रही है बात? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा था, यानी एंटी नोड एग्जैक्टली उसी जगह पे नहीं आ पाता, क्योंकि साउंड को रिफ्लेक्ट होके आने के लिए भी थोड़ी दूरी की जरूरत है। हम जानते हैं यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, तो हमने माना था कि यहाँ पे से रिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो थोड़ा सा ऊपर से हो रहा है। तो देखा गया कि जो एंटी नोड है वो यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमने निग्लेक्ट कर दी थी ई, इसी को हम कहते हैं एंड करेक्शन। ये लेंथ तो ट्यूब की एल ही थी। तो क्योंकि पहले मैंने मान लिया था कि पूरी जो स्टैंडिंग वेव बन रही है वो एग्जैक्टली इस ट्यूब के अंदर बन रही है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। 90% केसेस में आपको ये चीज सोचनी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पर अगर क्वेश्चन में एंड करेक्शन जैसा शब्द आपको दिख जाए तो आपको मान लेना है भाई कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर वेव निकल रही होती है, एग्जैक्टली वहीं पे वेव खत्म नहीं हुई होती। यहाँ पे आर है अगर रेडियस आपकी ट्यूब की, आर है अगर रेडियस ऑफ ट्यूब, तो एंड करेक्शन को बताया गया है 0.6 आर। बहुत ही जरूरी फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई अगर हमारे ट्यूब की लेंथ, ट्यूब की रेडियस आर है, तो जो एंड करेक्शन होता है, जो एक्सेस लेंथ वेव आगे बढ़ी होती है वो कितनी बड़ी होती है, 0.6 आर बड़ी होती है। तो फर्क क्या पड़ेगा इससे? फर्क ये पड़ेगा कि पहले जो मैं कह रहा था कि लैम्डा बाय 4 इक्वल होता है एल के, अब मैं कहूंगा कि लैम्डा बाय 4 ये इक्वल होता है एल प्लस ई के। दिख रहा है आपको? टोटल लैम्डा बाय 4 लेंथ एल प्लस ई के इक्वल है। तो लैम्डा आपको मिल जाएगा 4L प्लस ई, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी V बाय 4L प्लस ई। तो जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर बोला जाए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, तो nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं 2n प्लस 1 V बाय 4L प्लस ई। सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है कि सभी को? क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल डेटा है, 0.6 आर कैसे आया अगर आप पूछो तो वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है, उसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है जिससे हम वो कैलकुलेट करें, ठीक है ना। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा एंड करेक्शन होगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ओपन ऑर्गन पाइप की, तो तुम खुद से बता पाओगे, देखना। अगर हम बात करें ओपन ऑर्गन पाइप की तो उसमें क्या बदलाव आया होगा? ओपन ऑर्गन पाइप में तो अब दो जगह ओपन है कि नहीं? तो ये मान लो आपके पाइप की लेंथ है एल, आपके पाइप की लेंथ है एल, तो वेव जो आप इस तरह से बनाते थे फंडामेंटल, वो अब इस तरह से बनेगी। दोनों एंड से थोड़ा थोड़ा क्या हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी। और हम जानते हैं कि यहां भी एंड करेक्शन ई आएगा और यहां भी एंड करेक्शन ई आएगा, ई की वैल्यू सेम है 0.6 आर। तो अब मैं क्या लिखूंगा जनरल फॉर्मूला के अंदर, आप देख सकते हो, अगर मैं इसी को सॉल्व करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा बाय 2,
ये इक्वल होना चाहिए 2e प्लस एल, और लैम्डा हो जाएगा हमारे पास 2l प्लस 2e। तो जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है एफ एन एथ, ये हो जाता है एन वी बाय 2 इंटू एल प्लस 2e। जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्योंकि एक एंड ओपन था तो एंड करेक्शन सिर्फ एक जगह पे जोड़ा जाता है e, ओपन ऑर्गन पाइप में दो जगह पे जोड़ा जाएगा प्लस 2e। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके ऊपर, एक आध बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है। अगर क्वेश्चन में एंड करेक्शन जैसी कोई टर्म यूज नहीं की गई तो अपनी मर्जी से नहीं लगाना है इस फॉर्मूले को। 90% क्वेश्चन आपके नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? कोई कष्ट किसी को? चलो तो इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कितने लोगों को समझ आया है। ठीक है, तो एक ट्यूब है हमारे पास और ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है ना भाई, लेंथ दी हुई है इसकी आपको 48 सेंटीमीटर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी गई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये दी गई है 320 हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है पहली चीज रेडियस ऑफ ट्यूब, और दूसरी चीज बतानी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ वन एंड इज क्लोज्ड, इफ वन एंड इज क्लोज्ड। अब अगर एक एंड को हम बंद कर दें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ट्राई कीजिए, चलो देखते कैसे होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पहले दी गई है और साउंड स्पीड की आपको दी गई है, रेडियस ऑफ ट्यूब आपको बताना है। तो ऑब्वियसली ये एंड करेक्शन से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ रेडियस की बात हो रही है, ये आपका हिंट था। तो अगर मैं जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करूं तो वो अभी हमने देखा, वो हो जाना चाहिए था एन वी बाय 2 इंटू एल प्लस 2e, ये हो जाना चाहिए। बस फंडामेंटल के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ v बाय 2 इंटू एल प्लस 2e, ये आपको दिया गया है 320 हर्ट्ज। v की वैल्यू पुट कर दो 320 अपॉन 2 इंटू लेंथ दी गई है 0.48 मीटर में अगर लिख दूं इसे, या अगर आप सेंटीमीटर में सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है, प्लस 2 इंटू ई। ठीक है ना, यहां से आप एंड करेक्शन कैलकुलेट करते हो, अगर एंड करेक्शन आपको मिल जाएगा लगभग 1 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू आर, यह है 1 सेंटीमीटर। तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर के आसपास। ये था पहले पार्ट का आंसर। क्लियर है क्या? सिंपल कैलकुलेशन थी और फॉर्मूला यूज करना था, गलत होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। अब आपने अगर दोनों एंड्स को बंद कर दिया है, सॉरी एक एंड को बंद कर दिया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? एंड करेक्शन नहीं होगा। तो अब जो जनरल फॉर्मूला लगने वाला है आपका, वन एंड इज क्लोज्ड अगर, तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं अब हो जाएगी v बाय 4 इंटू एल प्लस ई, है कि नहीं? ई में 1 सेंटीमीटर निकाल ही चुका हूं, तो ये आपको मिल जाएगा v यानी कि 320 बाय 4 इंटू लेंथ हमें पता ही है 0.48 प्लस एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है ही। इसी को सॉल्व कर देंगे, ये हमें मिल जाता है लगभग 163 सेंटीमीटर, सॉरी 163 हर्ट्ज। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। प्योर कैलकुलेशन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को? चलो, एक थोड़ी सी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अगर समझ जाते हो कि मैंने क्या बताया है तो एटलीस्ट कुछ भी लिख दिया करो, एच लिख दिया करो, यस लिख दिया करो, हाँ लिख दिया करो। उससे थोड़ा मेरे को भी समझ आता रहता है, थोड़ी फील बनी रहती है कि हाँ क्लास में लोग हैं और सुन रहे हैं। ठीक है,
इतनी सी मेहनत तो कर सकते हो, मैं लगातार 1.5 घंटे बोलता हूँ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन। A resonance tube resonates with frequency of 256 hertz, ठीक है। तो रेजोनेंस ट्यूब है आपके पास, रेजोनेंस ट्यूब resonates at frequency 256 hertz, ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस कॉलम, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस कॉलम, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस जिन लेंथ पे हुए हैं, एयर कॉलम की बात करते हैं हम हमेशा, आर 32 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। फाइंड द एंड करेक्शन, फाइंड द एंड करेक्शन, आपको एंड करेक्शन बताना है। ट्राई करो भाई। चलो देख लो, ठीक है ना। तो L1 लेंथ आपको यहां दी गई है, जिसपे पहला रेजोनेंस होता है जब हमने फ्रीक्वेंसी यूज की है 256 हर्ट्ज, और सेम फ्रीक्वेंसी दिखती है जब दोबारा रेजोनेंस होता है। तो अभी हमने देखा था कि सबसे छोटा या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन जो हो सकता है वो इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन क्योंकि एंड करेक्शन की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली एंड करेक्शन आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि एक रेजोनेंस ट्यूब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है, तो सिर्फ एक ही कोने पर एंड करेक्शन आएगा। सिमिलरली अगला वाला जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, और यहां भी एक ही कोने पर एंड करेक्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं λ/4 को इक्वल लिखता था L1 के, पर अब मैं लिखूंगा L1 प्लस ई के, क्योंकि एक एंड करेक्शन आया होगा। और 3λ/4 इसको मैं इक्वल लिखता था L2 के, पर अब मैं लिखूंगा L2 प्लस ई के। अरे समझ आ रही है क्या बात? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे L1 तो आपको 32 दिया गया है प्लस ई, और यह आपको दिया गया है 100 प्लस ई, है कि नहीं। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा 32 प्लस ई, ये इक्वल हो जाना चाहिए 100 प्लस ई बाय 3, यानी कि 96 प्लस 3e, ये होना चाहिए 100 प्लस ई, और ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 2 सेंटीमीटर। यानी कि एंड करेक्शन था हमारे पास कितना, 2 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? बोलो भाई। ठीक है ना। तो याद रखो यार कि ये जो टॉपिक है ना, चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, है ही नहीं क्वेश्चंस, मेनली क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं इसमें। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्यूब है, ओपन ट्यूब, ठीक है ना भाई, जिसकी लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो पहला केस आपको दिया गया है, व्हेन ट्यूब स्टैंड्स वर्टिकली with lower end dipped in water such that length above water is 14.8 centimeter and 48 centimeter. Tube resonates with tuning fork of frequency 512 hertz. तो आपको बताना है फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूब इन एयर। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करनी है हमें।
एक आपके पास सिंपल ट्यूब था, पर अब आप उसे रेजोनेंस कॉलम की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसे आप हल्का सा पानी में डुबा देते हो एक एंड, तो जब आप लेंथ खाली रखते हो ऊपर 14.8 तब वो रेजोनेंस में, फिर ऊपर 48 तब वो रेजोनेंस में। तो जब उसे पानी में नहीं रखेंगे, एयर में रखेंगे, उस समय पे उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। बात समझ आई क्या सभी को? ओपन पाइप था हमारे पास, उसे हमने एक कोने से पानी में डुबा दिया, तो वो वैसा काम करने लगेगा ना रेजोनेंस ट्यूब जैसा। बस पानी के ऊपर लेंथ जब आप 14.8 खाली छोड़ते हो तब वो रेजोनेंस करता है, और जब 48 खाली छोड़ते हो तब वो रेजोनेंस करता है। तो एयर के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्राई करो। तो सबसे पहले तो बोला गया है कि आपने अपने ट्यूब को एक एंड पानी में डिप करके रखा है, ठीक है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि एक एंड से तो क्या हो गया, क्लोज हो गया, और लेंथ जिसमें रेजोनेंस ऊपर होता है वो लेंथ बचती है भाई कितनी, 14.8 सेंटीमीटर। ये मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे। अच्छा, उसका अगला जो मिलता है वो कब मिलता है, उसका अगला जो आपको मिलता है, ठीक है ना, वो मिलता है जब ये लेंथ हो जाती है कितनी, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड करेक्शन हमें कंसिडर करना है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली सबसे पहले ये रेजोनेंस हुआ होगा, तो लैम्डा बाय 4 को मैं इक्वल कह सकता हूं L1 प्लस ई के, और सिमिलरली 3 लैम्डा बाय 4 जो कि कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, उसे मैं लिख सकता हूं L2 प्लस ई। लिख सकते हैं कि नहीं? वैल्यूज हमें दी हुई हैं, तो यहां से हमें मिलेगा सबसे पहले तो कि लैम्डा बाय 4 ये इक्वल हो जाना चाहिए L1 यानी 14.8 प्लस ई, और 3 लैम्डा बाय 4 ये इक्वल हो जाना चाहिए 48 प्लस ई, ठीक है ना। डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से मिलेगा 14.8 प्लस ई, ये इक्वल होना चाहिए 48 प्लस ई बाय 3, और ई की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी भाई कितनी, 1.8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास क्या, एंड करेक्शन। पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया क्या, सिंपली एंड करेक्शन। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड भी हमें निकालनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ साउंड भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड सिंपली जो होगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी जिसके साथ ये ऑसिलेट करता है वो है 512 हर्ट्ज। तो मैं अगर सीधे सीधे से अप्लाई कर लूं कि यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 5/512, ये होना चाहिए V बाय 4 L1 प्लस ई। यही फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वही हमने यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई 5/112, ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हमें निकालनी है। 4 L1 हमें पता है 14.8, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर के अंदर है, प्लस एंड करेक्शन हमें पता है 1.8 इंटू 10⁻⁻² यहाँ पे कर देते हैं। सॉल्व करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें मिलती है 340 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 340 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करने से हमें मिल जाएगी क्या, वेलोसिटी। अब बस बात की गई है कि ओपन ऑर्गन पाइप जब आप इसे बना दोगे, यानी एयर के अंदर जब हम यूज करेंगे, तब तो दोनों एंड खुल जाएंगे, है कि नहीं। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, तो यहाँ भी एंड करेक्शन आएगा और यहाँ भी एंड करेक्शन आएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास V बाय 2 L प्लस 2E, एन को मैंने क्या ले लिया, 1। ये आपको मिल जाएगा 340 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, ये हमारे पास स्पीड आ चुकी है, बाय 2। लेंथ पूरे ट्यूब की यूज होगी अब तो 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर, प्लस 2 इंटू ई है हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 0.036। सॉल्व करने से ये लगभग हमें मिलता है 267 हर्ट्ज नियरली। तो जिनका भी आंसर 270 275 ऐसा कुछ आया है, उन्होंने ऑलमोस्ट सही कर लिया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। ध्यान बस ये रखना है कि जब हम रेजोनेंस ट्यूब में यूज करेंगे तो एक एंड बंद हो जाएगा, तो सिर्फ एक एंड करेक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अखिल, तुम v इक्वल टू एफ लैम्डा भी लगा सकते थे, पर तुम्हें उसके लिए ऊपर जाके लैम्डा वापस से कैलकुलेट करना पड़ता। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, उससे भी निकाल सकते हो स्पीड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना।
और कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब हम चल रहे हैं अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो है डॉपलर्स इफेक्ट। तो ज्यादातर सवाल इसी से आने की संभावना होती है। डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? डॉपलर्स इफेक्ट बेसिकली एक फिनोमेना है जो डील करता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी के बीच में। क्या मतलब हुआ इसका? तो सवाल यह है कि मान लो आपके पास साउंड का सोर्स है एक, ठीक है ना, और ये सोर्स जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है और ये साउंड एमिट कर रहा है। तो पॉइंट सोर्स है तो चारों तरफ साउंड को एमिट कर रहा होगा। और मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास एक ऑब्जर्वर है जो खुद भी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो जो साउंड, जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड को हमारा सोर्स एमिट करता है, ठीक है ना, उसे तो आप क्या कह सकते हो, सोर्स फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो सोर्स तो अपनी फ्रीक्वेंसी की साउंड को एमिट कर रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी हमारे ऑब्जर्वर को मिलती है उसे जो सुनाई देती है उसे हम कह सकते हैं क्या, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो मान लो कि आपका सोर्स रेस्ट पर था और आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट पर था, ठीक है। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सोर्स ने अगर f0 फ्रीक्वेंसी की साउंड को एमिट किया था तो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी? क्या उसे f0 ही सुनाई देगी या कुछ और सुनाई देगी? जल्दी से लिख के बताओ, हाँ या ना। f0 सुनाई देगी या कुछ और सुनाई देगी? हाँ, तो आपको यह समझना होगा भाई कि f0 जो फ्रीक्वेंसी है उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग ये है कि सोर्स जो एमिट कर रहा है साउंड, सोर्स जो हमारी साउंड एमिट कर रहा है, वो साउंड एक सेकेंड में f0 बार क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे फ्रीक्वेंसी है मान लो 100 हर्ट्ज, उसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में या एक सेकेंड के अंदर 100 ऑसिलेशंस हो जाते हैं उस साउंड के पार्टिकल्स के। बात समझ आई क्या? तो साउंड क्योंकि ट्रेवल करते हुए मीडियम में आगे बढ़ रही है और आदमी भी रेस्ट पर है, तो ऑब्वियसली जो साउंड हमारा सोर्स एमिट करेगा वही साउंड हमारे ऑब्जर्वर को सुनाई दे जाती है। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वर मूव करने लग जाए तो क्या ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? बात यही है। तो देखा गया कि जो टर्म है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये यूज की जाती है व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी is different from source frequency। सोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी ना अगर सुनाई दे हमारे ऑब्जर्वर को, तो जो दूसरी फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई दे रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट जो हमारी हेल्प करता है वो इसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन में करता है। बात समझ आई? ठीक है ना। तो देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले हमें कुछ समझने की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला केस मैं आपको ले लेता हूं कि आपके पास एक कार है, ठीक है ना, और कार इस तरफ मूव कर रही है और कार जो है हॉर्न भी बजा रही है, और यहां आप खड़े हुए हो रेस्ट पर। मान लो कि इसने f0 फ्रीक्वेंसी एमिट की है, ठीक है ना, और fa या f डैश इसकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि f0 बड़ा होगा f डैश के इक्वल होगा या छोटा होगा f डैश से? बता सकते हो क्या? हाँ, तो इसे हम फील कैसे कर सकते हैं? फील आप इस तरह से कर सकते हो कि भाई जब गाड़ी आपकी तरफ चलते हुए आ रही होगी तो आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी? इंटेंसिटी हमें पता है, इंटेंसिटी बताती है मेरे भाई क्या, कि साउंड कितनी तेजी से हमें सुनाई दे रही है। और इंटेंसिटी याद करो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी होती है किसी भी मीडियम के अंदर,
तो इंटेंसिटी लगातार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी साउंड की। तो हम ऐसा देखते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी थी, असली दुनिया में ऐसा देखा गया कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी थी एफ डैश, वो ज्यादा थी आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एमिटेड फ्रीक्वेंसी से। समझ आई बात? इसी की जगह अगर आपकी कार दूर जा रही होती, अगर आपकी कार दूर जा रही होती और तब वो हॉर्न बजा रही होती और हम यहाँ पे खड़े होते रेस्ट पर, तो ऐसा देखा गया कि अगर एफ डैश फ्रीक्वेंसी सुनी गई है और एफ नॉट फ्रीक्वेंसी उसने एमिट की है, तो एफ डैश जो था वो छोटा था किससे, एफ नॉट से। बात समझ आई क्या? बात समझ आई? तो इन्हीं की कैलकुलेशन किस तरह से की जाए वो हमें बताता है डॉपलर्स इफेक्ट। अब देखो, अब जनरली इसको पढ़ाया जाए तो इसको बहुत लंबा पढ़ाया जा सकता है। मैं आपको हर एक केस लेके दिखाऊं, पहले मैं कार को आदमी की तरफ चलाऊं, फिर मैं कार को आदमी से दूर चलाऊं, फिर मैं आदमी को कार की तरफ चलाऊंगा, फिर आदमी को कार से दूर, फिर कार और आदमी को सेम डायरेक्शन में, फिर कार और आदमी को ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अच्छा खासा टाइम ही हमारा ले सकता है, पूरी एक क्लास जा सकती है डॉपलर्स इफेक्ट में। ठीक है ना? अलग अलग केसेस में निकाला जाए, अलग अलग फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं आपको, पर हम सिर्फ एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसी को यूज करेंगे। ठीक है ना? और 10 मिनट के अंदर आपका डॉपलर इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखना इसीलिए, क्योंकि या तो आपको समझ आएगा या आपको समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा जरूर समझा दूंगा। ठीक है, पर समझ आ गया तो बहुत टाइम बचेगा हमारा, और बेटर भी है, फालतू चीजें क्यों पढ़नी हमें। ठीक है ना? नहीं बेटा, रिलेटिव नहीं लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हम लेने वाले हैं डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? तो बात ये, उन सारे केसेस को पढ़ाने के बाद भी अल्टीमेटली हमें ये बताना ही पड़ता है जो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताने वाला हूँ। हर क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, एक सोर्स होगा, और हर क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑब्जर्वर होगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड दी रहेगी या फिर हमसे पूछी जाएगी, तो वीएस में बोल देता हूं स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है ना? एफ नॉट बोल देता हूं मैं, एफ नॉट बोल देता हूं मैं फ्रीक्वेंसी एमिटेड, फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स। अब क्या क्या संभव है, मैंने आपको सारे केस बताई दिए हैं। आदमी सोर्स की तरफ चल रहा हो सकता है, ऑपोजिट चल रहा हो सकता है, दोनों चल रहे हो सकते हैं, दोनों रुके हुए हो सकते हैं। लेकिन इस केस में हमें कंसीडर करना है जब सारे मोशन, किसी का भी मोशन हो रहा हो पर वो एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा हो। ठीक है ना? दोनों एक ही लाइन पे मूव करें, यानी इन दोनों का मोशन इसी लाइन के अलोंग हो सकता है। तो आपको सीधा याद रखना है कि भाई एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ बाय वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। ये है पूरा फॉर्मूला डॉपलर्स इफेक्ट का, जहां पे एफ डैश है आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि उसे सुनाई देगी, एफ नॉट है आपकी सोर्स फ्रीक्वेंसी, वी नॉट है आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस है आपकी वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और जो v है वो है आपकी स्पीड ऑफ साउंड। अब होता क्या है ना, जो 5-6 केस आपको बताए जाते हैं उनमें यही बताया जाता है कि किस केस में आप कहां पे प्लस लो और कहां पे माइनस लो। बात समझ आ रही है? हर केस में आपको ये बताया जाएगा अलग अलग केस लिख के कि इस केस में हमें यहाँ पे प्लस लेना होता है फॉर्मूले में, यहाँ पे माइनस लेना होता है फॉर्मूले में। बात समझ आ रही है? तो वो अलग अलग केसेस आते हैं। लेकिन हम अगर एक चीज याद रखें हमेशा, तो ये आप याद रखोगे सिर्फ, जो मैं यहाँ ट्रिक के नाम से लिख रहा हूं, कि जब भी आपसे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला जाए, आप फॉर्मूला ये याद रखोगे, v माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। हम पहले से फॉर्मूले में सिर्फ क्या लगा के रखेंगे, माइनस लगा के रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज पॉजिटिव। देख सकते हो आप, मैंने वेलोसिटी को हमेशा प्लस साइन से रखा है,
जो भी साउंड के प्रोपगेशन की वेलोसिटी हो उस डायरेक्शन को आपको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। बात समझ आई क्या? और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें हमेशा। हमेशा पहले से क्या लगा के रखना है, माइनस लगा के रखना है। अब ये काम कैसे करेगा ये देखो, ये चीज समझ आ जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूं एग्जांपल, ठीक है, कि ये हमारा सोर्स है और ये फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज एमिट कर रहा है और ये मूव कर रहा है इधर मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये रेस्ट पर है। तो इसे फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही होगी अगर स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड? तो आप सीधे से फॉर्मूला लिख लो कि भाई फ्रीक्वेंसी जो उससे सुनाई देगी वो होगी v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। अब पूरी चीज है प्लस और माइनस पुट करने की, सारी बात यही होती है जिसके लिए हमें हजारों केस याद रखने पड़ते हैं, पर यहाँ कोई केस याद रखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन शुरू करते ही ये पता लगा लो कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी। बात समझ आ रही है मेरी? आपको पॉजिटिव डायरेक्शन चूज करनी है हमारे केस के लिए। ये है आपका सोर्स, ये है आपका ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर साउंड सुन पा रहा है तो साउंड किस डायरेक्शन में ट्रेवल की होगी, राइट या लेफ्ट? फटाफट बता दो भाई, राइट या लेफ्ट? अगर आदमी ने साउंड सुनी है तो साउंड किधर ट्रेवल करके गई होगी? कोई भी अंधा आदमी बता देगा कि भाई साउंड किधर गई होगी, राइट में। तो राइट की डायरेक्शन आपको क्या ले लेनी है भाई, पॉजिटिव। तो जिनकी भी वेलोसिटी राइट में है वो तो पॉजिटिव साइन के साथ रहेंगी, फॉर्मूले में पुट की जाएगी, और जिनकी भी वेलोसिटी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव साइन के साथ पुट की जाएगी। सबसे पहले v, तो वो 330 माइनस वी ओ ऑब्जर्वर की स्पीड 0 अपॉन v 330 माइनस वी एस सोर्स की स्पीड, साइन के साथ पुट करना है सोर्स की स्पीड को। सोर्स की स्पीड कैसी रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी? देख के साफ बता सकते हो, पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी? आपको दिख जाना चाहिए कि भाई पॉजिटिव रहेगी, तो मैं एज इट इज ब्रैकेट में क्या पुट कर दूंगा, 30। बात समझ आई क्या? ब्रैकेट में मैंने सिर्फ क्या पुट किया, 30। सोर्स अगर इसके ऑपोजिट चल रहा होता तो ब्रैकेट में मैं क्या पुट करता, -30। ये याद रखना, ये माइनस रहेंगे ही। इनके अलावा आपको वीओ और वीएस को साइन के साथ पुट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये आ गया हमारे पास इनटू एफ नॉट यानी कि 300। बात समझ आई? ये हो गया आपका 330 अपॉन 300 इंटू 300 यानी कि 330 हर्ट्ज। तो आदमी को जो सुनाई दे रही होगी वो होगी 330 हर्ट्ज। तो एक बार रुको, मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, तब आपको क्लियरली समझ आएगा, फिर मैं पूछूंगा किसी को डाउट है या नहीं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये रहा हमारा सोर्स और ये है हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है मान लो 60 मीटर पर सेकंड से, सोर्स हमारा इस तरफ मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और वो एमिट कर रहा है 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। बात समझ आई? ठीक है ना, या मैं इसे ले लेता हूं 330 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एक सेकेंड, हौच पौच हो गया। ये एमिट कर रहा है 360 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड आपको दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड है। बात वही कि ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी। ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पहले फॉर्मूला लिख लो एफ डैश, जो होना चाहिए v माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू। अब मैं सबसे पहले डायरेक्शन चूज करूंगा, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि राइट जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है या लेफ्ट जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है? राइट जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है या लेफ्ट जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है? देखें क्लास में कितने लोग सही लिख पा रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग गलत भी लिख रहे हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा सबको हिंदी आती हो, ठीक है ना। आदमी को आवाज सुननी है
सोर्स से आवाज निकल रही है, आवाज सोर्स से चल के ऑब्जर्वर के कान में जाएगी, तो आवाज को किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मुझे सोर्स के चलने से मतलब नहीं, मुझे ऑब्जर्वर के चलने से मतलब नहीं, मुझे कॉमन सेंस लगाना है कि अगर आदमी आवाज सुन पा रहा है तो आवाज किस तरफ, किस डायरेक्शन में चल के गई होगी। पॉजिटिव डायरेक्शन राइट वाली होगी। तो जिन्होंने भी लेफ्ट लिखा है एक बार फिर से सुन समझ लो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी राइट वाली होगी। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। 330 माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप देख सकते हो कैसी है, सीधी सीधी पॉजिटिव। तो मैं यहाँ क्या पुट करूंगा 60 अपॉन 330 माइनस सोर्स की वेलोसिटी, आप देख सकते हो सोर्स ऑपोजिट जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के, तो नेगेटिव यानी कि -30 इंटू एफ नॉट यानी कि एमिटेड फ्रीक्वेंसी जो कि है 360 हर्ट्ज। यह मिला आपको 270 अपॉन 360 इंटू 360 यानी कि 270 हर्ट्ज। तो आदमी को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी वो हमारी कितनी होगी भाई, 270 हर्ट्ज। अब बताओ भाई किसी को डाउट है क्या, जो भी डाउट। ठीक है, तो एक हमारे पास कार है, हमेशा रहती है एक कार, और यहां हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। कार का जो हॉर्न है वो 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है लगातार, और ये जो है मूव कर रहे हैं v/20 से, जहां v है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको बताना है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय मैन बिफोर एंड आफ्टर the engine crosses the man। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को। चलिए, लाइट चली गई हमारे यहाँ, तो मोबाइल से कनेक्ट किया है, देखते हैं कितनी देर चल पाता है। ठीक है, तो सवाल समझ आ गया होगा सबको शायद। कार जो है, आदमी वहीं सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, कार चले जा रही है, तो कार आदमी को क्रॉस करे उससे पहले कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और एक बार क्रॉस करके दूसरी साइड चली जाएगी तब कितनी सुनाई देगी। ट्राई करो। चलो भाई देख लेते हैं, कई लोगों ने आंसर दे दिया। तो साउंड तो ऐसे ही जाएगी। तो अभी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। बिफोर वाला केस अगर मैं ले लूं, तो बिफोर वाले केस में यही सिचुएशन है जो ऊपर बनी हुई है। तो एफ डैश एफ बिफोर मैं कह सकता हूँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v माइनस ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस पॉजिटिव रहेगा v/20 इंटू 256। ठीक है ना। ये हमें कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 20/19 इंटू 256, यानी कि ये लगभग आ जाता है हमारे पास कितना, 270 हर्ट्ज। तो लगभग 270 हर्ट्ज आपका पहला आंसर आना चाहिए था। और आफ्टर की अगर हम बात करें, तो आफ्टर में क्या बदलाव आएगा सोच के देखो। आफ्टर में आपकी कार यहां पहुंच जाएगी और इस तरफ मूव कर रही होगी v/20 से, पर साउंड अब ट्रेवल करेगी इस तरफ, तो आपका जो कार की वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो आफ्टर के लिए साउंड में कह सकता हूं v-0 अपॉन v माइनस v/20। ये आपको मिलेगा भाई कितना, 20/21 इंटू 256, और ये नियरली हमें मिल जाता है 243 हर्ट्ज। बात समझ आई क्या। तो अगर आप आसपास निकाल पाए हो तो अच्छी बात है, फॉर्मूला सही से अप्लाई करना सीखना था। क्लियर है।
चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स मूव टुवर्ड्स each other with same speed. The frequency heard by one due to the other changes by 9/8 times. तो आपको बताना है फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन्स। तो ओरिजिनल नहीं सुनाई देती है बल्कि 9/8 टाइम्स ओरिजिनल की सुनाई देती है। तो आपको बतानी है स्पीड ऑफ ट्रेन्स कितनी है। स्पीड ऑफ साउंड आपको 340 मीटर पर सेकेंड यूज करना है। बताओ जरा। ठीक है, तो दो ट्रेन्स मान लेते हैं। ये आपका सोर्स मान लो किसी एक ट्रेन को, किसी एक को ऑब्जर्वर मान लो। तो ये इधर जा रहा है वी से, ये भी इधर जा रहा है वी से। ठीक है, तो ऑब्वियसली साउंड से ऑब्जर्वर साउंड फ्लो करके जाएगी इस तरह से। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड मान सकते हैं हम। एफ नॉट इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसने सुना 9/8 एफ नॉट। तो फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, यानी 9/8 एफ नॉट, ये होना चाहिए एफ नॉट इंटू वी माइनस ऑब्जर्वर को देखो, ऑब्जर्वर साउंड के ऑपोजिट जा रहा है तो माइनस वी, ये साउंड की स्पीड है, अपॉन वी एस माइनस ये सेम डायरेक्शन में है तो माइनस वी। यहां से आपको मिल जाएगा 9/8, ये इक्वल हो जाना चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी 340 प्लस वी अपॉन 340 माइनस वी, और ये आपको प्रदान कर देगा v 20 मीटर प्रति सेकेंड। अरे समझ आया क्या, या कोई कष्ट या समस्या किसी को? ठीक है ना। तो अब तुम समझ रहे हो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। पर आज मुझे आगे पढ़ाने का टाइम नहीं है तो मैं इसी पे एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, पर ये याद रखना कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन से क्या होगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, तो यही थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है डॉपलर इफेक्ट में। ठीक है, तो अभी इसी पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखो, खत्म नहीं हुआ भाई, खत्म नहीं हुआ, एक क्लास अभी अगली वाली और लग जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ policeman detects a drop of 10% in pitch of the horn of a moving car as it crosses him. वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ कार। एज इट इज क्वेश्चन है बुक का, तो लैंग्वेज आप खुद ही समझो, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है ना, ट्राई करो। तो देखो, बोला ये जा रहा है कि आपके पास एक पुलिसमैन है, मान लो ये आपका पुलिसमैन था, काफी खुश खड़ा था। एक कार है जो चलती हुई आ रही है उसकी तरफ। ठीक है, हॉर्न बजाई जा रही है लगातार। इस तरह से मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कार मैं बोल देता हूं v है। तो ये पहले का केस है जब कार उसकी तरफ आ रही थी, वो वहीं का वहीं खड़ा है, कार उसे क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, कार को मतलब नहीं है।
ठीक है ना। कार आगे निकल जाती है v स्पीड से। अच्छा, फेंक रही थी वो f0 फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी वो फेंकेगी f0 फ्रीक्वेंसी, पर पहले वाले केस में साउंड चल के इस तरफ इसके पास जाएगी और दूसरे वाले केस में साउंड चल के इस तरफ इसके पास जाएगी। तो पहले जो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व करेगा वो हो जाएगी आपकी f0 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड में मुझे दी हुई है 330 माइनस ऑब्जर्वर की 0 बाय 330। हम देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव, तो माइनस एज इट इज रहेगा vs, है कि नहीं। सेकेंड वाले केस के लिए अगर मैं बोलूं f2 तो उसकी वैल्यू होगी f0 इंटू 330 माइनस 0 बाय 330 माइनस, इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस v। ठीक है ना, समझ आई बात। तो f1 हमें कितना मिला यहां से, f1 आपको मिला है 330 f0 बाय 330 माइनस v, जबकि f2 आपको मिला है 330 f0 बाय 330 प्लस v। और उसने क्वेश्चन में कहा है कि ड्रॉप आया है भाई कितने का, 10% का ड्रॉप आया है। समझ आई बात। यानी जो F2 है इज इक्वल टू 0.9% या 90% F1 का है, 10% का ड्रॉप आ गया है। F1 की फ्रीक्वेंसी को 10% हम ड्रॉप कर दें तो वो इक्वल होनी चाहिए किसके, F2 के। बात समझ आई क्या। तो इन्हें इक्वेट कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 330 बाय 330 माइनस v, ये पहले का था, ये इक्वल हो जाना चाहिए 0.9 इंटू 330 f0 बाय 330 प्लस v। क्या मिल जाएगा यहां से आपको, यहां से हमें मिलेगा 330 प्लस v बाय 330 माइनस v, ये हो जाना चाहिए कितना 0.9 बाय 3.9, बस 0.9 और कुछ नहीं। अरे समझ आई क्या बात, इसे सॉल्व करना था आपको, समझ पा रहे हो। क्लियर है क्या, सही किया ना मैंने। F1 और F2 की वैल्यू उल्टी पुट कर दी है मैंने, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे आएगा आपका माइनस, जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है ना, बस। तो इसी को सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी लगभग आती है 17.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में था बस, एक केस पहले का लेना था अप्रोच का और फिर आपको लेना था सेपरेशन का। क्लियर है, ठीक है ना। चलो आज फिर यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इसके अलग अलग वर्जन जो होते हैं उन सभी को स्टडी करेंगे। ठीक है।